हेलो एवरीवन, आज अपन करने वाले हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के एमसीक्यू। उसके अंदर मैं आपको थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराना, सभी क्वेश्चन मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा। तो आपका पूरा चैप्टर इसके अंदर आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमएमयूटी 2026 के लिए। सभी क्वेश्चन मैं एक एक कॉन्सेप्ट के साथ बताऊँगा, तो आप पूरा लेक्चर लास्ट तक ज़रूर देखना। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन कर लेना। क्लास की पीडीएफ वहीं मिलेगी और क्लास खत्म होने के बाद एक बार क्वेश्चन जरूर लगा देना, इससे सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। आगे बढ़ने से पहले इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको, रैंकर टेस्ट सीरीज हमने शुरू करी है। उसके अंदर एमएमयूटी 2026 का कोई भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है तो उनके लिए बहुत ही स्कोर बूस्टिंग की तरह काम करने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आपको फुल सिलेबस के साथ साथ चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे। ओनली फॉर 49 की रुपीज़ है, तो आप अभी तक ज्वाइन नहीं करा ज्वाइन कर लेना। इसकी सिलेक्ट कैरियर इंस्टीट्यूट ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाकर इस ऐप को डाउनलोड करना और वहाँ से आपको इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो अपन वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर एक सालक में धारा प्रवाहित हो रही है। पूर्व से पश्चिम की ओर ऐसे इसमें सालक में धारा प्रवाहित हो रही है। सालक के ऊपर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी ऊपर की ओर। तो आपको दिशा ज्ञात करने का मैं बता देता हूँ। जब धारा की दिशा उसी तरफ आपको क्या करना है, अंगूठा। तो धारा की दिशा में आपने कर दिया अंगूठा, और ऊपर की तरफ आप कर दो अंगुलियों को। जिस बिंदु पर आपको निकालनी उस तरफ आप अंगुलियाँ करोगे तो हथेली की दिशा होगी, वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। हथेली किस तरफ आ रही है, उत्तर की तरफ। तो राइट आंसर होगा उत्तर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक चालक वर्ताकार लूप है, चालक वर्ताकार लूप है, इसकी त्रिज्या r दे रखी। ठीक है, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा है, बी इसका एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। इस प्रकार रखा कि तल के लंबवत हो, तो मैंने अंदर की तरफ बना दिया। इस पर चुंबकीय बल याद कर, आपको F याद करना है। ऑप्शन ए IRB, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 2 IRB और ऑप्शन डी है IRB/2। तो आपको पता ही होगा, जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कोई चालक दे रखा हो, उसके अंदर I धारा प्रवाहित होती हो, तो F का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर IBL इफेक्टिव। और यहाँ पर क्या है, गोलीय चालक है तो इसकी L इफेक्टिव क्या होगी, 0। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक सठ चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो यह अनुभव करेगा। एक सठ चुंबक है, उसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र जैसे ऐसे है एक समान चुंबकीय क्षेत्र, इसके अंदर आपको एक सठ चुंबक रख दिया, ऐसे एक सठ चुंबक रख दी। तो अब ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, एक टॉर्क है, बल अगुण बल लेकिन बल नहीं, एक बल लेकिन बल अगुण नहीं, एक बल लेकिन अगुण, बल और अगुण दोनों, न तो बल और न ही अगुण। तो आप बताओ कौन सा राइट आंसर होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, ऐसे दे रखा है और ये बी दे रखा है, इसके अंदर ऐसे एक सठ चुंबक दे रखी है जो येलो वाली है। ठीक है, तो आप देखोगे तो ऐसे होता है। फिर अपन एल इफेक्टिव निकालते हैं, तो इधर की साइड ये प्लस पॉइंट मानेंगे तो ये माइनस, मतलब ये साउथ और ये नॉर्थ, तो इसकी डायरेक्ट बल की दिशा तो होगी इधर और इसकी दिशा होगी इधर। तो एफ नेट तो क्या आ गया, 0। लेकिन क्या लग रहा है, बल अगुण तो ऐसे लग रहा है, तो बल अगुण नॉट इक्वल टू 0, टॉर्क 0 नहीं होगा। तो कौन सा राइट आंसर हो रहा है, एक बल अगुण लेकिन बल नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। एक आवेशित कण एक चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा है, गति कर रहा है। आवेशित कण है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र मान लिया कि ऐसे है और इसके अंदर एक आवेशित कण है, वो गति करेगा, तो क्या होगा। ऑप्शन ए, कण की चाल अपरिवर्तित रहेगी। ऑप्शन बी है, कण की गति की दिशा अपरिवर्तित रहेगी। ऑप्शन सी है, त्वरण अपरिवर्तित रहेगा। और ऑप्शन डी है, वेग अपरिवर्तित रहेगा। तो आपको पता है कि जब चुंबकीय क्षेत्र कारण जो बल लगता है वो ओनली और वी की दिशा में परिवर्तित, मतलब साल की दिशा में परिवर्तित करता है। तो ठीक है, तो साल की दिशा में परिवर्तित करेगा तो क्या होगा, साल तो अपरिवर्तित रहेगी लेकिन वेग परिवर्तित होगा। तो कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, वेग परिवर्तित होगा तो त्वरण ही परिवर्तित होगा। तो ऑप्शन ए, कण की साल अपरिवर्तित, ये राइट आंसर रहेगा। साल अपरिवर्तित रहेगी लेकिन वेग की दिशा परिवर्तित होगी, त्वरण परिवर्तित होगा। और वेग क्या होता है,
देखो साल अपरिवर्तित, लेकिन वेग में क्या होता है, साल स्पीड प्लस दिशा भी साथ में आ जाती है, तो इसलिए ये तो परिवर्तित हो गया। तो ये हो गया रॉन्ग आंसर, और राइट ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, साल अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7.2 इंटू 10⁻18 जूल गतिज ऊर्जा दे रखी है। ये गतिज ऊर्जा दे रखी, ना कि साल दे रखी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10⁻5 वेबर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा क्षेत्र में है, ठीक है। वर्ताकार मार्ग पर शक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो इस मार्ग की त्रिज्या आपको आर निकालनी, तो आर का फॉर्मूला क्या होता है, mv/qb। mv को क्या लिख सकते हैं, p, जैसे सामयिक। तो अपन को गतिज ऊर्जा दे रखी, तो एक रिलेशन आपको पता ही होगा, p बराबर √2m काइनेटिक एनर्जी, तो √2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन qb। इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए अपन को आर निकालनी है, तो आर बराबर √2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन qb, ठीक है। 2 इंटू इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा, 9.1 इंटू 10⁻31। काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, 7.2 इंटू 10⁻18। और ये और q की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻19। और b क्या दे रखा है, 9 इंटू 10⁻5। तो यहाँ पर जगह थोड़ी कम है, इसलिए मैं आपको इसका सीधा राइट आंसर बता देता हूँ, आप सॉल्व भी कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 25 सेंटीमीटर। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 25 आएगा, आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जब कोई विद्युत अवशिष्ट कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो इसकी गतिज ऊर्जा, तो मैंने अभी आपको बताया था कि चुंबकीय बल के कारण सिर्फ क्या होता है, वेग की दिशा परिवर्तित, वेग की दिशा परिवर्तित, वेग की दिशा परिवर्तित होगी। और गतिज ऊर्जा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी ½ तो v तो यहाँ पर क्या है, साल है, तो साल अपरिवर्तित रहेगी। तो गतिज ऊर्जा क्या रहेगी, अपरिवर्तित असर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रिमेन कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। दो लंबे समांतर तार परस्पर 10 सेंटीमीटर दूर व्यवस्थित है, प्रत्येक में 10 एम्पीयर धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो एक तार द्वारा दूसरे तार के प्रति एकांक लंबाई पर चुंबकीय बल, तो आपको F/L का फॉर्मूला याद होगा, μ0I1I2/2πd ये होता है। तो यहाँ पर μ0 की वैल्यू क्या आ गई, 4π इंटू 10⁻7। I1 और I2 दोनों क्या है, 10 इंटू 10, 2πd। डी की वैल्यू क्या दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, जिसे आप मीटर में क्या लिख देंगे, 0.1। ये 2 बार निकल गया, ये पॉइंट, ये 2 और ये तीसरा, तो यहाँ पर क्या बच गया, 10⁻4। तो 2 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर मीटर, कौन सा राइट आंसर। और धारा की दिशा समान हो, जब धारा की दिशा समान, तो बल कौन सा लगता है, बल हमेशा कौन सा लगेगा अपन का, आकर्षण का, ये याद रखना, आकर्षण का बल लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। जब भी दोनों समांतर तारों के अंदर धारा की दिशा समान होगी तो आकर्षण का बल, और धारा की दिशा विपरीत होगी तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। जब दिष्ट धारा स्प्रिंग से प्रवाहित होती है, दिष्ट धारा का मतलब क्या होगा, उसकी धारा की दिशा अपरिवर्तित रहेगी, मतलब धारा की दिशा समान होगी, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सिकुड़ेगी, ऑप्शन बी है प्रसारित होगी, ऑप्शन नंबर सी है दोलन करेगी, ऑप्शन डी है अपरिवर्तित। दिष्ट धारा है, इसकी दिशा परिवर्तित। अब एक स्प्रिंग है ऐसे, तो ये मान लो क्या होगी, समांतर प्लेट। और जब समांतर प्लेटों के अंदर धारा की दिशा समान होती है, अभी मैंने क्या बताया, आकर्षण का बल लगेगा, तो ये क्या होगी, एक दूसरे के पास आने की कोशिश करे, ऑप्शन नंबर ए के सिकुड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक अल्फा कण है को समान विभव द्वारा त्वरित करते हैं, ठीक है। तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं, तो वर्तीय पथ की त्रिज्या का अनुपात आपको बताना, ठीक है। वर्तीय पथ की त्रिज्या का अनुपात आप कैसे बताओगे, तो आर का फॉर्मूला आपको पहले बताया था, mv/qb, जिससे आपको क्या लिख सकते हैं, √2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन qb। और काइनेटिक एनर्जी को आप क्या लिख सकते हैं,
2m इंटू क्यू वी भी लिख सकते हो अपॉन क्यू बी। अच्छा बी तो समान है और ये यहाँ पर ये वी क्या है, विभव होता है, ठीक है, तो ये भी सभी में समान है, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, √2m बाई क्यू। अब इसका अपन को यूज़ करते हुए इन तीनों का रेशियो निकालना है, आर बराबर √2m बाई क्यू। अब प्रोटॉन की बात करते हैं तो m बाई क्यू की वैल्यू क्या होगी, m बाई क्यू की वैल्यू तो प्रोटॉन के लिए मास ऑफ प्रोटॉन अपन ई रेशियो मास और ड्यूट्रॉन क्या होता है 2 मास ऑफ प्रोटॉन बाई ई। और अल्फा कण की बात करेंगे तो क्या होगा 4 मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन 2e, ये क्या हो गया 2, तो ये क्या हो गया 1:2/√2। तो ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आपका आरयूएस में और एमएमईवीटी के अंदर देखने को मिलते हैं, तो आप ये क्वेश्चन हो गया और ये पीछे वाला क्वेश्चन हो गया, ये जरूर क्वेश्चन ऐसे तो आपको याद ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आर त्रिज्या के वर्ताकार लूप में धारा प्रवाहित होने के कारण उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण मान बी है, तो आपको चुंबकीय आघूर्ण बताना है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या क्या दे रखा है, एक आर की वैल्यू दे रखी है और उसके साथ साथ आपको क्या दे रखा है चुंबकीय क्षेत्र को कितना उत्पन्न होगा बी। तो बी का फॉर्मूला क्या होता है μ0I/2r। अपन को आई की वैल्यू नहीं दे रखी है, ठीक है, तो यहाँ से अपन आई की वैल्यू निकाल देंगे, आई बराबर B2r/μ0, ये अपन के पास आई की वैल्यू आ गई। और चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है m होता है m बराबर I इंटू ए। अच्छा आई की वैल्यू तो अपन यहाँ से निकाल रख देंगे 2br/μ0 और एरिया क्या होगा πr², तो क्या आ गया 2πbr³ तो कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बैठ रहा है। अभी तो चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक नहीं कर दो। और जो हाई पॉइंट का आपके पास एक आ रहा होगा ऑप्शन, उसे भी आप हमें दे सकते हो, ठीक है। और वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करना। समान दिशा में गतिमान पॉजिट्रॉन के दो समांतर पुंज है, ठीक है, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, ऑप्शन सी एक दूसरे को आकर्षित और दोनों पुंजों को सने समतल के लंबवत विचलित होंगे। तो क्या क्या पूछ रहा है, जैसे ये पॉजिट्रॉन है, ये इस दिशा में गति करते हैं, एक और है ऐसे पॉजिट्रॉन के पुंज जो कि इधर गति करे। अब इधर गति करते हैं तो आई की वैल्यू क्या होगी, आई की दिशा क्या होगी, यही धारा की दिशा होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की दिशा में धारा की दिशा होती है और इसमें भी आई की दिशा ये होगी। जब धारा की दिशा समान तो क्या होता है आकर्षण का बल, तो राइट आंसर कौन सा बैठेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बैठे। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने जरूर मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 0.01 मीटर स्क्वायर एरिया दे रखा है, एक धारावाही लूप में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, बी की वैल्यू 0.1 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है, ठीक है। तो लूप पर कार्यरत बल आघूर्ण की बात करो। अच्छा बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर I इंटू ए, ये चुंबकीय बल आघूर्ण की बात कर रहा है, ठीक है। तो आपको कैसे निकालना आपको बताइए चुंबकीय बल आघूर्ण। अच्छा ये टॉर्क की बात कर रहा है, तो टॉर्क क्या होता है m क्रॉस बी, और m की वैल्यू क्या देगी, m की वैल्यू होती है NIA इंटू बी, ठीक है। तो अपने पास n की वैल्यू तो एक है, I की वैल्यू क्या दे रखी 10 एम्पियर और ए जगह दे रखा 0.1 और b की वैल्यू दे रखी 0.1, ठीक है। इससे तो ये कट गया 0.01 न्यूटन मीटर, ये अपन के पास टॉर्क आ गया, ठीक है, बल आघूर्ण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। एक धारावाही कुंडली नियत समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी में व्यवस्थित है, इस पर बल आघूर्ण का मान अधिकतम होगा जब कुंडली का तल, जब बल आघूर्ण कब अधिकतम होता है, टॉर्क कब होता है m क्रॉस बी, और तो इसके अंदर क्या होता है सदिश, तो क्या होगा इसके अंदर एरिया और इसके अंदर बी, तो ए बी साइन थीटा, मतलब ए और बी कब होंगे जब 90 डिग्री पर होंगे तब बल आघूर्ण अधिकतम होगा। तो एरिया और बी जब कब अधिकतम होंगे, जैसे अब बी इस दिशा में दे रखा है, ये बी है, तो अपन इस दिशा में ऐसे कुंडली को रखेंगे
चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, तब तो एरिया इधर आ जाएगा, तब तो क्या होगा, अधिकतम नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। और जब अपन कुंडली को ऐसे रखेंगे और एरिया सदिश जैसे बाहर की ओर, एक दिशा क्या होगी, पॉजिटिव के की तरफ, और बी की क्या होगी, आई की तरफ, तब ये कहाँ पर होंगे, 90 डिग्री पर, तब अधिकतम होगा। तो कुंडली की बात करेंगे तब तो ये आपके बी के समांतर होगी। और एरिया की बात करेंगे तो एरिया जब लंबवत होगा तब भी अधिकतम बल आघूर्ण होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय आघूर्ण को अपन एम से लिखते हैं और इसका मात्रक होगा, तो ये तो क्या होता है, NIA, तो ये क्या हो गया, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर कौन सा बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि किसी धारावाही परिनालिका में घेरों की संख्या तथा प्रवाहित धारा का मान दुगुना कर दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का मान हो जाएगा। तो घेरों की संख्या और प्रवाहित धारा का मान दुगुना कर रहा है, तो परिनालिका के अंदर बी की वैल्यू क्या होती है, μ0 NI। ठीक है, अब इसके अंदर अपन क्या क्या कर रहे हैं, अब ये तो बी हो गया, अपन बी डैश की बात कर रहे हैं, तो घेरों की संख्या तथा तो n की वैल्यू क्या होगी 2, और प्रवाहित धारा भी, अच्छा ये हो गया 2n × 2I, और μ0 की वैल्यू तो μ0 रहेगी, तो क्या होगा, बी डैश हो जाएगा 4B, 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी टॉरॉइड के प्रति इकाई लंबाई में घेरों की संख्या n की वैल्यू, स्मॉल n की वैल्यू 1000 दे रखी है, इसमें धारा I की वैल्यू 1/4 पाई एम्पियर है, तो इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण का मान होगा, अपन को बी निकालना है। ठीक है, बी बराबर क्या होगा, टॉरॉइड के अंदर μ0 NI होता है। ठीक है, और n की वैल्यू, स्मॉल n की वैल्यू दे रखी है 1000, और μ0 की वैल्यू क्या होगी 4 पाई × 10⁻⁷। ये आपको याद रखनी μ0 की वैल्यू, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन का आपको वैल्यू कम ही दे नहीं रखी होगी, तो आपको याद कर लेना μ0 की वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁷। ठीक है, और आई की वैल्यू 1/4 पाई, 4 पाई से 4 पाई गया, 3 जीरो कट गए, तो यहाँ पर क्या हो -4 10⁻⁴ एम, ये बस गया आपके पास चुंबकीय क्षेत्र बी की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, समरूप अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र बी में निम्न में से किस आवेश की घूर्णन आवृत्ति अधिकतम होगी। तो घूर्णन आवृत्ति का आपको रिलेशन पता ही होगा, नहीं पता मैं आपको पूरा डिटेल कैसे निकाल दे ये बता देता हूँ, लेकिन आपको लास्ट में ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, अब पहले अपन टी का निकालते हैं। टी क्या होता है, टाइम। तो गोली ऐसे घूम रहा है किसी के चारों तरफ, तो क्या होगा 2πr दूरी अपन साल, ये दूरी होगी 2πr इसकी परिधि। और r को आपको पता ही होगा 2πr की वैल्यू क्या होती है mv/qb, और ये नीचे v था, v से v कट गया, तो क्या होगा 2πm/qb, ये टी की है। अब आपको घूर्णन आवृत्ति मतलब आपको क्या बताना है, f, तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया 1/f होता है, तो f क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b/m, दूसरे ये कांस्टेंट हो गए qb/m। तो अब आपको ये रिलेशन मिल गया, आपको याद रखना है, ऐसे निकाल भी सकते हो और याद भी रख सकते हो। तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या इसका हो गया qb/m। अब b तो समान दे रखा है, तो इसका तो कोई मतलब है नहीं, तो f डायरेक्टली q/m की वैल्यू। ठीक है, अब किसका m जिसका कम और q ज़्यादा होगा वही उसका क्या होगा आवृत्ति अधिकतम होगी। ठीक है, तो अपन बात करते हैं यहाँ पर प्रोटॉन, अल्फा कण और न्यूट्रॉन की बात करें तो इनके मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन अपन 1800 समथिंग होता है। ठीक है, तो ये m की वैल्यू सबसे कम किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बाकी इनका आप निकालोगे पास में आएगा, निकालने मतलब है नहीं, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन की तुलना बहुत ही कम होता है, इसलिए तो m की वैल्यू बहुत कम किस में आ गई इसमें, तो f सबसे ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा कण अधिकतम चुंबकीय बल अनुभव करेगा जबकि इन्हें समान वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रक्षेपित किया था। f की वैल्यू क्या होती है qvb। ठीक है, अब v समान है, b भी समान है, तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल q, तो इसका क्या हो गया q की वैल्यू क्या होगी e -e, इसकी +e,
इसकी प्लस ई, इसकी क्या होगी प्लस 2 ई, तो ली इसका हो जाएगा राइट आंसर प्लस 2 ई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अल्फा व बीटा किरणों को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रक्षेपित किया गया। ठीक है। इनकी सालें समान है तो दोनों पथों की वक्रता बताओ। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा, और मैं आपको इसका आंसर पिन कमेंट में बता दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 0.2 वेबर मीटर स्क्वायर के परिमाण के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करते हुए अल्फा कण 3 × 8.4 × 10⁻14 न्यूटन का बल लगता है। ठीक है। तो अल्फा कण की साल ज्ञात करनी है। अब क्या दे रखा है, एफ, अब सीधा फॉर्मूला एफ बराबर क्यू वी बी। अब एफ की वैल्यू अपन को क्या दे रखी है 3 × 8.4 × 10⁻14। ठीक है। क्यू की वैल्यू क्या होगी, अल्फा कण होता है उसके अंदर क्या होता है 2e होता है, तो 2 × 1.6 × 10⁻19। कभी कभी आप 2 लेना भूल जाओगे क्योंकि अल्फा कण होता है तो 2e के बराबर होता है। वी निकालना है आपको, और बी का क्या दे रखा है आपको 0.2 वेबर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ से आप बी की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। 10⁻⁻10⁻⁻ कितना हुआ -5, एक ये पॉइंट के -6, तो क्या हुआ 3.84/4 × 1.6, ये 10⁻⁻6 इधर ऊपर आ जाएगा 10⁻6, ये आ गया वी। अब इसको आप काटोगे और सॉल्व करोगे तो लगभग 5 × 10⁻5 आएगा। ठीक है। आप सॉल्व कर लेना और यही आंसर आएगा। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है यदि इलेक्ट्रॉन की वेग की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही हो तो। अब इलेक्ट्रॉन है चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है और इलेक्ट्रॉन की वेग की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही है। अब बी भी इधर है और इलेक्ट्रॉन की दिशा गति की दिशा भी इधर है, तो क्या होगा, ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन दाईं ओर मुड़ेगा, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन बाईं ओर मुड़ेगा, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ेगा, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन का वेग अपने। अब ए बराबर क्यू वी बी होता है, तो यहाँ पर क्यू वी बी साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या होगी 0, थीटा की वैल्यू 0, तो साइन थीटा क्या होगा 0, तो एफ क्या हो गया 0। तो कोई भी चुंबकीय बल नहीं लग रहा है, और चुंबकीय बल नहीं लगेगा तो वेग की दिशा परिवर्तित नहीं होगी, तो इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा, वेग अपरिवर्तित रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, कोई भी इसके ऊपर बल भी नहीं लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक लंबे सीधे तार में पाई एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रही है, आई की वैल्यू पाई है। ठीक है। कारण 5 × 10⁻, ये बी की वैल्यू दे रखी है, तो कितनी दूरी पर, अच्छा ये बी की वैल्यू दे रखी है। अब आपको बताना ये बी तार से कितनी दूरी पर होगा, तो बी आपको पता होगा फॉर्मूला, जब इनफाइनाइट तार होती है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा μ0I/2πd। अब आपको डी की वैल्यू निकालनी है, डी बराबर μ0 की वैल्यू, तो आपको μ0 × I की वैल्यू कितनी दे रखी है पाई एम्पियर, 2π × बी की वैल्यू क्या दे रखी है 5 × 10⁻5, ये तो गया 5 × 10, तो ये 10⁻4 ऊपर जाएगा μ0 × 10⁴। कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा μ0 × 10⁴। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दो अनंत लंबाई के समांतर तारों में समान धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही, इन तारों के बीच मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो ये दोनों तार है, डी दूरी पर है, तो d/2 दूरी पर आपको निकालना। धारा की दिशा समान है, तो इसके आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने में अभी बताया था। धारा की दिशा में आपको अंगूठा करना है और अंगुलियां उस बिंदु की तरफ करो जहाँ पर आपको निकालना है। तो फर्स्ट तार के कारण अपन निकालेंगे, तो धारा की दिशा की तरफ आप अंगुलियां करोगे, इस बिंदु पर आप अंगुलियां रखोगे और धारा की दिशा में अंगूठा, तो क्या होगा अंदर की तरफ दिशा बनेगी बी की, और वही आप दूसरे की करोगे तब आप ऊपर की ओर दिखेगा चुंबकीय क्षेत्र की, हथेली की दिशा आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। ठीक है। तो ये तो क्या हो गया एफ नेट टोटल, अच्छा बी टोटल क्या हो जाएगा, बी टोटल आपका हो जाएगा 0। ठीक है। अब चाहे इसका कौन सा फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है प्रत्येक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दुगुना, नहीं। प्रत्येक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का आधा, नहीं। प्रत्येक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के वर्ग, नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, क्योंकि इसके कारण यहाँ पर माना कि बी होगा तो इसके कारण -b हो जाएगा, तो बी नेट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि दिशा दोनों की विपरीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। यदि कुंडली की त्रिज्या 2 गुना व धारा आदि कर दे तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होगा।
अच्छा, अब कुंडली की है। कुंडली का केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होगा? बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब इसमें क्या क्या कर रहा है, त्रिज्या दुगुनी कर रहा है, आर की वैल्यू दुगुनी और धारा आधी कर दे तो अच्छा, अब बी है और बी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू नॉट। अच्छा, धारा क्या कर दिया आपने? आधी कर दी, तो आई बाई 2 और इधर त्रिज्या को क्या कर लिया? 2r। तो ये तो कट गया, तो ऊपर क्या बच गया? 4। तो बी डैश बराबर बी बाई 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/4 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आप ज़रूर सॉल्व करना दोबारा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि किसी वर्तीय कुंडली में प्रवाहित धारा को दुगुना व इसके घेरों की संख्या आधी कर दी जाए तो इसके केंद्र पर यह बता ही दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। किसी धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है? यदि किसी वर्तीय कुंडली में प्रवाहित धारा को दुगुना, अच्छा आई को दुगुना कर रहे हैं यहाँ पर, और इसके घेरों की संख्या, अच्छा तो ये थोड़ा दूसरा हो गया, तो इसके केंद्र यही अपन को बी बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। यहाँ पर आपको क्या है, एन की वैल्यू दुगुनी कर रहे हैं, आई की वैल्यू दुगुनी कर रहे हैं, तो क्या हो गया? 4 गुना हो जाएगा। तो ये तो आप ही कर सकते थे। मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो फॉर्मूला अभी मैंने बताया, क्या होता है? बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो ये धारा के समानुपाती और r के व्युत्क्रमानुपाती, कौन सा ऑप्शन बैठा है? धारा के समानुपाती सही, त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती सही, और ऊपर n भी आता है। ठीक है, तो घेरों की संख्या के समानुपाती ये भी सही। तो कौन सा सत्य नहीं है? अच्छा ऑप्शन नंबर बी, ये तो आपको देखा ही नहीं, त्रिज्या की व्युत्क्रमानुपाती। तो इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से कोई नहीं। किसी धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये सभी सत्य ही है। धारा के समानुपाती हो गया, त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती और घेरों के समानुपाती, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। खोखले पतले बेलनाकार धारावाही पाइप के लिए कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, बेलनाकार पाइप है ये, इसके लिए कौन सा कथन सत्य होगा? ठीक है, खोखला है, अंदर से भरा हुआ नहीं है। पाइप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र शून्य नहीं होगा, ये तो गलत हो गया, क्योंकि पाइप के अंदर तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? शून्य होगा। पाइप के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा नहीं, पाइप के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य थोड़ी होगा। म्यू नॉट आई अपॉन 2r होगा, 2πr। तो शून्य वाला तो ये गलत हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइप के बाहर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, ये सही है, क्योंकि अब इसने क्या बताया? धारावाही है, इसके अंदर क्या बह रही है? आई बह रही है। ठीक है, आई बह रही, तो हमेशा आपको ध्यान रखना कि किसी भी साला के अंदर धारा बहती है तो हमेशा क्या होता है? उदासीन रहता है, उसके ऊपर कोई सार नहीं। क्योंकि ये देखो, इतने से एरिया से ये एरिया है, तो इससे जब इलेक्ट्रॉन आएंगे इतने, तो इतने ही वापस बाहर निकल जाएंगे, तो नेट चार्ज क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, और नेट चार्ज जब 0 होता है तो उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र क्या होगा? 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? पाइप के सतह पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, नहीं, क्योंकि सतह पर नहीं होगा, क्योंकि अंदर होते हैं। ठीक है, हमेशा चालक जिसमें अंदर धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके बाद किसी भी बिंदु पर आप देखेंगे तो क्या होगा? विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना, ये उसमें करंट वाला मैंने बता रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक लंबित धारावाही परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय सतह निर्भर नहीं करता है। अब आगे ये परिनालिका की बात। तो परिनालिका के लिए बी का वैल्यू क्या होता है? म्यू नॉट एन आई। तो इसके पूछ रहे प्रति इकाई लंबाई में घेरों की संख्या पर, ये तो एन पर निर्भर करता है, तो ये तो गलत आंसर हो जाएगा। धारा पर तो आई पर तो निर्भर करता ही है। तो परिनालिका के अर्ध व्यास पर, तो ये देखो आर तो कहीं पर आ ही नहीं रहा है, इसके अंदर तो आपको क्या म्यू नॉट, ये तो इसकी वैल्यू होती है n/l, और आई तो इसके त्रिज्या पर व्यास पर किसी पर निर्भर नहीं किया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि परिनालिका के व्यास पर ये कभी निर्भर नहीं करता है। ये किसके लिए है? परिनालिका के लिए। लेकिन कुंडली की बात करता तो ये अर्ध व्यास पर भी निर्भर करता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, यदि एक परिनालिका की लंबाई तथा घेरों की संख्या दोनों आधी कर दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का मान हो जाए। अब परिनालिका के लिए फॉर्मूला अभी बताए, म्यू नॉट एन आई। अब इसके अंदर क्या है, घेरों की संख्या तो आधी, तो बी डैश की वैल्यू क्या होगी, बी डैश बराबर n/2 म्यू नॉट n/2 इंटू, अच्छा घेरों की संख्या तो और लंबाई भी आधी कर दी, अच्छा तो स्मॉल n क्या होता है n/l, तो n/2 इंटू l/2, ये तो क्या हो गया, 2 से 2 कट गया तो n डैश बराबर n, तो अच्छा n/2 नहीं होगा, तो ये क्या रह गया, n रह गया, ni, ठीक है, आई भी सेम है, तो क्या होगा b डैश बराबर b, क्योंकि इसने स्मॉल n क्या होता है, प्रति इकाई लंबाई में घेरों की संख्या, इसने घेरों की संख्या भी आधी करी और l को भी आधा करा, तो ये क्या हो गया, रिमेन सेम हो गया, n डैश बराबर n हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, समान, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, एक चुंबक निम्न के साथ अन्योन्य क्रिया किसके साथ क्रिया नहीं करेगी, चुंबक, पहले हो गया लोहे की छड़, नहीं इसके साथ तो करेगी क्योंकि ये क्या है, चुंबकीय पदार्थ है तो अपनी ओर आकर्षित करेगा। ऑप्शन बी है गतिमान आवेश, गति क्यों नहीं करेगा, गतिमान आवेश हमेशा आपको याद रखना है, स्थिर आवेश तो वो कौन सा सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देगा, लेकिन गतिमान आवेश है तो हमेशा क्या करता है, गतिमान आवेश अपने चुंबकीय से और विद्युत क्षेत्र के साथ साथ क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो उसके साथ क्रिया तो करेगा, ऑप्शन नंबर बी भी करेगा। तीसरा है गतिमान चुंबक, चुंबक से क्यों नहीं करेगा, चुंबक क्रिया करेगी, लेकिन विराम आवेश ओनली और क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, इसके लिए इसके साथ क्रिया नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक दंड चुंबक द्वारा उत्पन्न बल रेखाएं एक दूसरे को, ऑप्शन ए है उदासीन बिंदु पर काटती है, ऑप्शन बी है चुंबक के ध्रुवों के समीप काटती है, ऑप्शन सी है चुंबक के विषुवतीय अक्ष पर काटती है, ऑप्शन डी है काटती नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको हमेशा याद रखना है, दृढ़ चुंबक है कोई भी हो गया तो हमेशा कभी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा को कभी काटती नहीं है, क्यों नहीं काटती है, क्योंकि काटेगी तो कटान बिंदु पर अपन को दो चुंबकीय क्षेत्र मिलेंगे जो कि कभी संभव हो गया नहीं, तो इसलिए राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, कभी काटती नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो ये पूछ रहा है, बायो सावर्ट नियम का अन्य नाम क्या है, ऑप्शन ए एम्पियर का नियम, ऑप्शन बी है लॉरेंज का नियम, ऑप्शन सी है फेराडे का नियम और ऑप्शन डी है लाप्लास का नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाप्लास का नियम, बायो सावर्ट नियम का दूसरा नाम है, ठीक है। थैंक यू फॉर वीडियो देखने के लिए, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं